नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडाइज्ड आटे का कोटा तकरीबन खत्म, सड़कों पर उतरे अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से मुश्किलों के शिकार माजूर। और जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर में रूनुमा हो रही है मुस्बत तब्दीली। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल का अंबार है। ऐसे में अगर इस खित्ते को मसाइलिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। कई दहाइयों से यहाँ के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, जबकि इन दिनों होशरुबा महंगाई ने यहाँ के अवाम का जीना दुश्वार कर रखा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कई महीने कबल गरीब अवाम को मिलने वाले सब्सिडाइज्ड आटे का कोटा बिल्कुल कम कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अवाम के साथ साथ कौम परस्त जमातें कई मर्तबा सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवा चुकी हैं और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज एक बार फिर से देखने को मिला। अशियाए खुर्दनी की हर रोज बढ़ती कीमतों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज हो चुके हैं। खास तौर से आटे के बढ़ते दामों से नाराज अवाम बहुत सी जगहों पर चक्का जाम हड़ताल कर चुके हैं और अब ये सिलसिला पूरे गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। दरअसल इस खित्ते में 70 की दहाई के आखिर से ही आटे पर सब्सिडी दी जाती रही है। यहाँ फी कुनबा सब्सिडाइज्ड आटे का कोटा तय है, लेकिन रोज बरोज ये कोटा कम होता जा रहा है। इससे खास तौर से बल्तिस्तान रीजन के अवाम काफी परेशान और एहतजाज पर मजबूर हैं। आज ये स्कूल के बच्चे प्ले कार्ड उठा के आए हुए हैं। यहाँ की लोकल इंतजामिया हो जो भी हो, किसी को टस से मस फिक्र ही नहीं है। और हमें कहते हैं यार 4 किलो आटा ले ला। अभी हम देहाती है, हमारा 50 किलो आटा है, हम कहाँ जाएं? अभी मेरा बालक डिपो है, कहते हैं जी तुम, हम लोग आटा डीलर के पास चले जाते तो कहते हैं जी तुम अपने अपने इलाकों में जाओ, जबकि मेरा अपने गांव का बालक डिपो ही क्लोज करके इनकी मेहरबानी से गर्दों में लाके हम गुलतरी तो नहीं जा सकते आटे के लिए। हमारे 7,500 बोरियां इन्होंने काट के यहाँ लाए। हमारा मेन मकसद यहाँ कि हम यहाँ कोई शोबाजी या अपने आप को शो करने के लिए नहीं आए, बहैसियत मजबूरी हमने स्कूल के बच्चों को उठा के लेके आए ताकि इनको थोड़ा सा शर्म हाया हो। पुरअमन एहतजाज करते अवाम को पुलिस ने डराने धमकाने और उनका जलसा खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एहतजाज में छोटे बच्चे भी शामिल थे, इसलिए किसी किस्म का तशद्दुद बर्पा करने की हिम्मत पुलिस वालों की नहीं हुई। इस दरमियान एहतजाजी अवाम का कहना है कि यहां आटे की तकसीम 1998 में तय किए गए फॉर्मूले की बिना पर अब तक होती आई है, जबकि अब तो साल 2022 भी खत्म होने का वक्त नजदीक आ गया है। जो है हमारा प्रॉपर जो कोटा है वो हमें नहीं आ रहा है। जो पहले से जो मतलब 1998 से जो कोटे का सिलसिला था वो आबादी के लिहाज से बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय इसको मजीद कम किया गया है। तो हमें बहुत मसला है आटे के हवाले से। तो हमारे लोगों ने कहा कि आज एहतजाज करते हैं और एहतजाज के लिए सब यहाँ पर जमा हुए। आटे के कोटे में कमी आने के साथ ही खुले बाजार में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आटे के बढ़ते दाम के पीछे बहुत से वजूहात जिम्मेदार हैं। इसकी वजह पैदावार में कमी और हालात का नामुनासिब होना तो है ही, लेकिन इसके अलावा दुकानदारों की जमाखोरी और काला बाजारी भी एक बड़ी वजह है। इस बीच एक खास मसला ये देखने में आया है कि जो लोग किराएदार के तौर पर रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी सब्सिडी वाला आटा नहीं दिया जा रहा, जबकि ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। 8 किलो हमारा आटा कोटा था, उसमें से कम करके 4 किलो किया है। उसके अलावा हमारे कोटे में से 28 तोड़ा आ रहा था, उसके बाद वो कम करके 21 तोड़ा किया है। तो इस हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जो मोहल्ले में किराएदार हैं उनका भी कोटा हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन वो हमारे पास आते हैं कि आटे के लिए
تو اس وجہ سے یہ سارا احتجاج کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی فریاد حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں تک پہنچانی ہے، لیکن فی الحال تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے احتجاج میں بھی تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوام میں سب سے زیادہ غصہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے خلاف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مقامی عوام کو مشکلات سے ابارنے کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ عوام کو مشکلوں کے مجدھار میں چھوڑتے اکثر دکھائی دے جاتے ہیں۔ اس درمیان آٹے کی کوالٹی کو لے کر بھی بار بار سوال اٹھ رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر آٹا اتنا گندا اور ملاوٹی ہے کہ وہ سفید کی بجائے کالے رنگ کا دکھنے لگا ہے۔ آٹے کے ساتھ ساتھ گھٹیا قسم کا سڑا ہوا گندم سپلائی بھی عوام میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ آٹے کے وجہ سے یہ لوگ سب آیا ہے۔ آٹا تو ملنے چاہیے، بھوکا تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں، غریب آدمی ہیں۔ اب یہ آٹا اس قسم کا بھی ہے، اتنا کالا ہے کہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے، پھر بھی دیکھو نا یہ لوگ آیا ہے بھوکا بیٹھنے سے، وہی آٹا لینے آیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیشتر کھانے پینے کا سامان تو پہلے سے ہی مہنگا ہے، اور اگر یہ لوگ روٹی بھی کھانا چھوڑ دیں تو بھلا کیا کھائیں۔ اب تو ان میں اتنی مایوسی گھر کر گئی ہے کہ انہیں لگنے لگا ہے کہ حالات شاید کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ ایسی نا امیدی کے عالم میں نہ تو انہیں مقامی رہنماؤں سے کوئی امید بچی ہے اور نہ ہی پاکستانی رہنماؤں سے۔ ان میں سے بیشتر میں اتنا غصہ بھر گیا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی سیاسی لیڈر کو اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینے کی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ قوم پرستوں کو چھوڑ کر کسی نے بھی آٹے اور گندم کے مسئلے کے بارے میں ایک شبد بولنا بھی گوارا نہیں سمجھا ہے۔ گلگت بلتستان میں عوام کو سبسیڈائزڈ آٹا مہیا کرا کر اسلام آباد کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کے عوض میں وہ کئی گنا زیادہ وصول کرتا ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں کے شعبہ زراعت میں نت نئی تبدیلیوں کے سبب زرعی پیداوار کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں بہتری آ رہی ہے۔ جدید ترین تبدیلیوں کا دائرہ صرف کاشتکاری شعبے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ باغبانی میں بھی رونما ہو رہا ہے۔ اس کڑی میں شری نگر شہر میں ایگری بوٹ نامی ڈرون کا ٹیسٹ آپریشن کیا گیا، جو کہ جموں کشمیر ایگریکلچر سیکٹر میں آنے والی دیگر تبدیلیوں کی جانب اشارہ ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر انتظامیہ کاشتکاری اور متعلقہ شعبوں میں نئی تکنیکی تبدیلیاں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کڑی میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی جانب سے پہلی بار ہائی ٹیک ڈرون کو متعارف کرایا گیا، جو آنے والے وقت میں کاشتکاروں اور زمینداروں کو اپنے کھیتوں اور باغات میں کیمیائی اشیاء کا چھڑکاؤ کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ جموں کشمیر جو یوٹی ہے یہ جاری ہے ٹورڈز ڈیجیٹل ایگریکلچر، ایک بہت بڑا مشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف، اور اس ڈیجیٹل ایگریکلچر میں ہم نے پریسیجن ایگریکلچر اس کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے، اور اس پریسیجن ایگریکلچر میں ڈرون ٹیکنالوجی اور روبوٹک ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو جموں کشمیر میں جو بھی ہم کیمیکل اسپرے کرتے ہیں، یہاں پہ جو پیسٹیسائڈس اور فنگیسائڈس یوز کرتے ہیں، 90% یوز ان کا ہوتا ہے آرچر سسٹم پہ، تو کافی زیادہ یوز ہوتا ہے، اور ہم ایکسیسو یوز یہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس میں لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس میں ویسٹیج آف کیمیکل کافی زیادہ ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی جو آپ نے ابھی دیکھا یہاں پہ اسپرے ڈرون ہے، اس کو انٹروڈیوس کرنے سے ہم اس ویسٹیج کو کم کر سکتے ہیں، اس کی ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ وادی کے مختلف علاقوں میں عموماً کھیتوں اور باغوں میں جرائم کش ادویات کے چھڑکاؤ کرنے کے لیے افرادی قوتوں کا زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زیادہ تر دوائیاں درخت میں صحیح جگہ پر نہ پڑنے کی وجہ سے کافی مقدار میں بیکار ہو جاتی تھیں۔ ان سب باتوں کے مد نظر ایگری بوٹ نامی ڈرون کو تیار کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرون کے ٹیسٹ لانچ کے موقع پر کئی زرعی سائنسداں، فوڈ سائنسداں، طلباء
اور ترقی پسند کاشتکاروں نے شرکت کی۔ دکھایا جائے کہ دیکھو بھائی کس طرح یہ انرجی ایفیشینٹ ہے، کس طرح یہ انوائرنمنٹ فرینڈلی ہے، کس طرح اس میں ہم کم سے کم پیسٹیسائڈ یوز کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اسپیسیفک ٹارگیٹ اسی ٹری کو کر سکتے ہیں جس ٹری پہ بیماری ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے آج درشایا عام لوگوں کے سامنے۔ اس میں سائنسدانوں نے، فارمرز نے، ہمارے فیلڈ ورکرز نے بہت اچھی سراہنا کی۔ پرواز بھرتے ہوئے دوائی چھڑکنے والے اس ڈرون کی پے لوڈ کیپیسٹی 10 لیٹر ہے۔ ساتھ ہی اینڈرائیڈ ڈیوائس کی مدد سے اس ڈرون کو اڑانا بہت ہی آسان ہے۔ مستقبل میں کاشتکاری میں کام آنے والا یہ ڈرون زرعی پیداوار بڑھانے والا، کسی بھی کیمیکل اسپرے کی بنسبت ماحولیات کو کم متاثر کرنے والا اور اس کے فلائنگ آپریشن میں نوجوانوں کا بڑھتا رجحان کاشتکاری میں ان کے لیے ایک نئے روزگار کے امکانات پیدا کرنے والا ثابت ہوگا۔ پہلے ہم لیبر زیادہ بڑھاتے تھے، اب ہمیں لیبر کی ان کی کاسٹ امپلائمنٹ جو ہے زیادہ انکریز ہو جائے گی اور فائدہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ کے لیول پر کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جاب اپرچونٹی ڈرون کی وجہ سے کافی آ سکتی ہے۔ جموں کشمیر میں ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر کی بہتری کے لیے اس سے قبل بھی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ سیمینارز، فیلڈ ورکشاپس، کسان میلے اور دیگر منعقدہ سرگرمیوں کے ذریعے کاشتکاروں اور باغات مالکوں کو جدید ترین معلومات سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت زمین کے چھوٹے سے رقبے سے مقامی لوگ اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حزب مخالف جماعت کے لیڈر امجد حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پورے خطے کو پاکستان کا ایک ریٹائرڈ ملٹری میجر کنٹرول کر رہا ہے۔ پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان نے ہم پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کو اپنی فوج اور لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ ویسے کس قانون کے تحت پاکستان کو یہ حق ملا ہے کہ وہ ہماری زمینوں پر قائم رہیں؟ شیر نادر شاہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی اجتماعی زمینوں پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے قوم پرستوں نے گلگت میں سیلاب متاثرین کے گھروں کو زمیندوز کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ #مائی ٹاؤن مائی پرائڈ میونسپل کمیٹی میں عوام کی بہبودی کے لیے لگائے گئے مختلف محکموں کے اسٹالز کا وزٹنگ آفیسر طلعت پرویز نے جائزہ لیا۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسپورٹس کلچر کو بڑھاوا دینے اور کشمیری نوجوانوں کو ہر فیلڈ میں کامیاب بنانے کے لیے ترغیب دینے میں بھارتی فوج اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ کشمیری ثقافت اور معیشت میں ہاؤس بوٹس کا کافی اہم کردار ہے۔ بغیر ہاؤس بوٹ میں ٹھہرے وادی کشمیر کی ٹرپ پوری نہیں ہوتی۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی درینہ تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے G20 ممالک کو تجویز کردہ پالیسی پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہا۔ حال ہی میں پی ٹی وی چینل نے حریت رہنما کے بیان کو ترجیح دیتے ہوئے بھارتی حکومت پر دوہرا رویہ اختیار کرنے کی خبر کو شائع کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دوہرا رویہ بھارت کی حکومت نہیں بلکہ پاکستانی حکومت رکھتی ہے۔ اس کے زندہ و جاوید مثال حالیہ روز دیکھنے کو ملی جب منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کے افتتاح کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نام نہاد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو بری طرح سے ڈانٹ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا دیا۔ اس خبر سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی وی کو جموں کشمیر کے بارے میں خبریں دکھاتے ہوئے اپنا نظریہ بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से आम लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। ऐसे में भला माजूर किस हाल में जीते होंगे, इसका तस्वुर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये लोग काफी वक्त से अपने मुतालबात हुकूमत के आगे रख रहे थे, जैसे इन्हें पंजाब सूबे की तर्ज का सेटअप चाहिए, जैसे वहां पर माजूरों को भरपूर मौके मिलते हैं वैसे ही इन्हें भी मिले। इसके अलावा माजूर और नाबीना अफराद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पर तुरंत अमल दरामद किया जाए, लेकिन इन बातों पर कभी गौर खौज नहीं किया गया। हुकूमत की नासंजीदा कोशिशें उसे शक के घेरे में खड़ा करती हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई जिस्मानी तौर पर कमजोर या पैदाइश से ही किसी बीमारी का शिकार है तो फिर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन अफसोस यहाँ माजूरों की मुश्किलें किसी को नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज 3 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी माजूरों का दिन मनाया गया। इस दिन बहुत सी जगहों और तमाम ममालिक में माजूरों के लिए बहुत से ऐलानात किए गए जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बन सके, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कहानी इसके बरअक्स रही। हमेशा की तरह इस दिन बहुत से माजूरों ने अपने वाजिब हुकूक के लिए एहतजाज किया। वहीं बहुत से लोग एहतजाज में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन हुकूमत को उन पुराने वादों की याद दिलाना नहीं भूले जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। हमारा गिला आवाम से नहीं, हमारा गिला हुकूमत से नहीं, हमारा गिला हमारे रहबरों से है, हमारा शिकवा हमारे नुमाइंदों से है, हमारा गिला हमारे नुमाइंदों से है। आप अगर एक साल इन माजूरों के जो मुतालबात हमने आपके सामने रखे हैं, अगर वो हल करके यहाँ आकर ऐलान करेंगे तो हम समझेंगे आप हमारे हकीकी नुमाइंदगी का आपने हमारा हक अदा किया। हम सबकी है एक पुकार, रोजगार रोजगार, हम सबकी है एक पुकार, रोजगार रोजगार। गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत माजूरों के जायज मुतालबात मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। वजीर आला खालिद खुर्शीद माजूरों और नाबीना अफराद को नौकरी से लेकर तालीम के सब्ज बाग तो आए रोज दिखाते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत और उनके अहलकार इसमें शुरू से ही टाल मटोल कर रहे हैं। बात बात पर पाकिस्तानी सूबों से मुवाजना करने वाले ये लोग शायद ये बात भूल जाते हैं कि वहाँ तो डिसेबल्ड के लिए सरकारी नौकरियों में 3% खुसूसी कोटा मुख्तस है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आम लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि जो माजूर अफराद हैं वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं और वो भी हम जैसे हैं, हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, मगर बदकिस्मती से हमने इनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं जो इनको चाहिए होती हैं और जो इनकी बेसिक ज़रूरत होती है। हुक्मरानों के फरेबी वायदों और सरकारी मशीनरी के सौतेले रवैये की वजह से पूरी तरह टूट चुके हैं बिसारत से महरूम नाबीना बेरोजगार, क्योंकि इस खुदगर्ज मुआशरे में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूरों को हर मोड़ पर नफरत और बेरहमी से दोचार होना पड़ता है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि जिस खित्ते और मुआशरे में जब माजूरों के साथ जुल्म जब्र बढ़ता है तो वो अनारकी जैसे हालात और इनकलाब का सबब बनता है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, चीफ जज चीफ कोर्ट और दिगर मुख्तदिर हमारे जो सरबराहान से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा डिफरेंटली एबल पे रहम करें। उनके इस दिन के हवाले से ही सही उनके लिए कुछ सोचें। दुनिया डिफरेंटली एबल पर्सन्स के बारे में सोच रही है, उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से सोच रही है। दुनिया उनको एक्सेसिबल वर्ड बनाना चाहती है। बैरियर्स होते हैं जो किसी को डिसेबल बना देते हैं। बैरियर्स फ्री होंगे, बैरियर्स नहीं होंगे, डिफरेंटली एबल तब हो सकेंगे, वरना डिसेबल ही ये रहेंगे।
गिलगित बल्तिस्तान जैसे गरीब खित्ते में जहां 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है, वहां किसी माजूर की परवरिश करना किसी जोखिम से कम नहीं। लेकिन दाद देनी चाहिए यहाँ के माजूरों के हौसले की, जिन्होंने अपनी लाचारी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि जिस्मानी तौर पर माजूरी की वजह से बहुत से लोग आला तालीम याफ्ता नहीं हो सके और इन्हें इस बात का मलाल भी है। अगर हुक्मरान तबके ने इनकी मुश्किलें समझी होती तो इन्हें दूसरों की मदद का मोहताज नहीं होना पड़ता, लेकिन नसीब में शायद यही लिखा है। ऐसा सोचकर ये खुद को दिलासा दे देते हैं। आपकी बिल्डिंग बनती है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपका हेल्थ सिस्टम है, आपके खेलों का निज़ाम है, कहीं पे भी आप बताएं जहाँ पे एक माजूर को माजूर नहीं समझा जाता है या नहीं बनाया जाता है। ये मुनाफिकत होगी अगर हम उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी कहें, डिफरेंटली एबल, ये नाम यूरोप में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में अगर इसके अलावा कोई आप लफ्ज़ कहें कोई नहीं समझेगा इसको। दूसरी तरफ जब तक ये माशरा हमें डिसेबल्ड नहीं बनाएगा, हम खुद को नहीं कहेंगे, माशरा ही हमें डिसेबल्ड बनाता है। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर माजूरों की खिदमत का जिम्मा गैर सरकारी तंजीमें संभाल रही हैं। पैदाइशी तौर पर माजूर और कुदरती सानी हों या किसी और वजह से माजूर हुए लोगों के लावाहिकीन सरकारी इदारों की बजाय रजाकार तंजीमों पर ही भरोसा करते हैं। माजूरों के गरीब वालिदैन समझ चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले हुक्मरानों पर उनकी फरियादों और तकलीफों का कोई असर होने वाला नहीं, इसलिए शायद इन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। माजूर अफराद को अगर मौका दिया जाए तो ये लोग भी मुआशरे में अव्वल आ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ काबिल लोगों को ही मौके नहीं मिलते तो भला माजूरों को कौन पूछेगा। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम को कामयाब बनाने के बाद अलग अलग शहरी इलाकों में माई टाउन माई प्राइड 2.0 प्रोग्राम के तहत जन अभियान प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस अहम तरीन मंसूबे का मकसद शहरी इलाकों में पब्लिक आउटरीच बनाना, डोर स्टेप पर सभी शहरी सहूलियात मुहैया करवाना और जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाना है। इसके तहत तमाम बल्दियाती महकमों के जरिए दी जाने वाली शहरी खिदमात की मालूमात भी दस्तयाब करवाई गई। इस कड़ी में जिला कठुआ में भी माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जन अभियान का एहतमाम किया गया। जिला कठुआ के अवाम कैसे मुख्तलिफ मंसूबों का फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए माई टाउन माई प्राइड 2.0 प्रोग्राम के तहत जन अभियान का इफ्तिताह किया गया। इसके तहत लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। इसमें शहरियों को अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा बनाने के तय बेदार करने और तमाम शहरी सहूलियात हासिल करने की जानकारियां दी गयी। इसमें जिले इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। माई टाउन माई प्राइड के तहत यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, सारे लगभग 33 महकमे जो हैं वो उनके स्टॉल यहाँ पर लगे हैं म्यूनसिपैलिटी में। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा लें। जिला कठुआ में शहरियों को इन सहूलियात और खिदमात के बारे में मालूमात देने के लिए प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगाए गए, जिनमें ज्यादा से ज्यादा शहरियों को बेदार करने के लिए हर महकमे के अहलकार पेश रहे। मकामी लोगों को बेदार करने के साथ यहाँ आए लोगों को शजरकारी मुहिम, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने, सैनिटेशन ड्राइव और एंटी लिटरिंग ड्राइव की अहमियत को तफसील से समझाया गया। इस प्रोग्राम में हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि जो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स हैं उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है और किन
स्कीमों में उनको अपने आप को इनरोल कराना चाहिए, चाहे उनको आगे फ़ायदा मिले। इसके लिए हमने यहाँ म्यूनिसिपैलिटी कमेटी में ही यहाँ पे एक स्टॉल एग्जीबिशन लगाई हुई है जो पूरे हफ्ते चलेगी। उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं जो आपको उनके डिपार्टमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं उनका आपको बता सकते हैं लोगों को कि कैसे लाभ लेना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर कराएं और उन रजिस्ट्रेशन कराने से उनको क्या आगे फ़ायदा मिल रहा है। और इस MTMP में ये एक जन अभियान है और इस जन अभियान में हम सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे आसपास मौजूद स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी वालों को माली तौर पर खुद कफील बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रेहड़ी वालों को कम शरह सूद पर माली इमदाद भी फराहम कराई गई। इसी तरह शहरी इलाकों में जमीनों की पासबुक इस मुनक़िदा जन अभियान के दौरान लोगों में तकसीम की गई। इसके अलावा यहाँ पर मंच से आवाम को अपने इलाके को सब्ज़ाज़ार बनाने की नसीहत की गई। इन शहरों को जो काम चल रहे हैं वो एक और तैबत और तरीके से चलेंगे, लोगों को और जानकारी होगी। तो हमारे जो काउंसिल कमेटीज बनी है उनके जो लोग चुन के नुमाइंदों को भेजते हैं उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी और लोग भी और सशक्त होंगे और इस अर्बन डेवलपमेंट में वो भागीदारी उनकी और बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में माई टाउन माई प्राइड का एक बहुत अहम रोल रहेगा। और ये जो कैंपेन है अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी देना, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की यही कोशिश है कि अवाम को हर तरह की सहूलत मिले, फिर बात चाहे जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील करने की हो या फिर शहर के लोगों को तमाम शहरी सहूलियात दस्तयाब कराने की। ऐसे मुस्बत इक़दामात के जरिए अर्बन लाइफ स्टाइल को मजीद आसान बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।